नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। किसानों के आंदोलन में इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अदालत में इस मसले पर लंबी बहस के बाद तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी गई और 4 सदस्यों की एक कमेटी बना दी गई है। हम बात करेंगे कोर्ट में घटी एक मजेदार घटना की। देश के अटॉर्नी जनरल यानी देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी के वेणुगोपाल ने बीच बहस कोर्ट में कहा कि किसान आंदोलन देश के लिए खतरा है क्योंकि इसमें खालिस्तानियों ने घुसपैठ कर ली है। Attorney General K.K. Venugopal on Tuesday told the Supreme Court that the Khalistani supporters have infiltrated the farmers' protest against the 3 farm laws. A bench headed by Chief Justice of India S.A. Bobde, comprising Justices A.S. Bopanna and V. Ramasubramaniam, told the AG that if there is infiltration by a banned organization, then the government has to confirm it and asked him to file an affidavit by Wednesday. To this, Attorney General K.K. Venugopal replied that he will file an affidavit and the IB reports as well. देश के शीर्ष कानूनी अधिकारी का यह बयान बीते कुछ महीनों के दौरान खबरिया चैनलों और अखबारों के इसी तरह के तथ्यहीन दावों की पुष्टि करता है। डिसइंफो लैब नाम की एक वेबसाइट ने किसानों के आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ के दावे की एक खूबसूरत पड़ताल की है। यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कहां से खालिस्तान की बहस शुरू हुई और किसने शुरू की, कहां से इसकी मुख्य धारा मीडिया में एंट्री हुई और कैसे यह अटॉर्नी जनरल का मुख्य तर्क बन गई। किस आंदोलन में खालिस्तानी एजेंडा, जिस भाजपा की आईटी सेल और दक्षिणपंथी ट्रोल समूह को आप देशभक्ति और राष्ट्रवाद के नाम पर दुष्प्रचार और फेक न्यूज़ फैलाने वाले रंगरूट समझते हैं, वो दरअसल हेडलेस चिकन है। इस पूरी पड़ताल में साबित होता है कि कुछ विदेशी ताकतों ने बहुत आसानी से आईटी सेल और दक्षिणपंथी ट्रोल्स का इस्तेमाल अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया। दरअसल ये ट्रोल्स एक ज़ॉम्बी बन जाते हैं और एक बार जब ज़ॉम्बी शिकार पर निकलते हैं तब आप पाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार का शीर्ष कानूनी अधिकारी भी उनके जहर से बच नहीं पाता। डिसइंफो लैब ने अपनी पड़ताल को 4 हिस्सों में बांटा है। इसका पहला चरण सितंबर महीने में शुरू हुआ, जब सरकार ने यह कानून जबरन राज्यसभा में पारित कर दिया और किसानों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसमें 3 संगठनों की भूमिका सामने आई। ब्रिटेन में सक्रिय दल खालसा, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और ISPR यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन। ISPR पाकिस्तानी सेना की PR विंग है। इसकी एक खास समर्थक यानी इन्फ्लुएंसर हैं सी ग्रेड एक्टर वीना मलिक। तब वीना मलिक ने एक फर्जी तस्वीर के साथ पंजाब के किसानों और अलग खालिस्तान की मांग को समर्थन देते हुए एक ट्वीट किया था। यह तस्वीर फर्जी थी। बाद में इसे बड़ी संख्या में पाकिस्तानी ट्रोल्स, ISPR के समर्थक और विदेश में मौजूद खालिस्तानी संगठनों ने भी शेयर किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदस्यों ने भी इसे शेयर किया। ज़ाहिरन पंजाब में न तो खालिस्तानी संगठनों का कोई वजूद है, न ही किसान उसे समर्थन देते हैं, लेकिन ये विदेशी संगठन कुछ पाकिस्तानी एजेंसीज के साथ मिलकर खालिस्तान का झूठ फैलाने में सफल रहे। इसके बाद दूसरा चरण शुरू हुआ। अब कमान भारत में बैठे सत्ताधारी भाजपा की आईटी सेल के कारिंदों और दक्षिणपंथी ट्रोल्स आर्मी ने संभाल ली। ये बहुत आसानी से पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की चपेट में आ गए, क्योंकि इस बार उनके दुश्मन थे किसान, जो उनके आराध्य मोदी जी को चुनौती दे रहे थे। बिना दिमाग लगाए कॉपी पेस्ट करने भर का प्रशिक्षण पाए आईटी सेल के रंगरूटों ने अक्टूबर महीना बीतते बीतते इस पाकिस्तानी दुष्प्रचार को अपने हैंडल से शेयर करना शुरू कर दिया। यहाँ से किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी बताने का नैरेटिव संगठित तरीके से आगे बढ़ने लगा। पाकिस्तानी दुष्प्रचार पूरी तरह सफल रहा।
अब तथाकथित राष्ट्रभक्त ही राष्ट्र के विरोधियों की ताल पर ताताथैया कर रहे थे। इस दौर में हमने देखा है जब दिमाग को ताखा पर रखकर कॉपी पेस्ट करने का मौका मिलता है तब हमारे खबरिया चैनलों के एंकर और एंकराएं एकदम आगे से मोर्चा संभाल लेते हैं। 25 सितंबर को न्यूज़ एक्स चैनल के रिपोर्टर प्रदीप यादव ने एक वीडियो ट्वीट कर दावा किया कि किसान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। यह दावा झूठा था। दरअसल किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। एक बार जब आईटी सेल के कारिंदों और ट्रोल आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया और खालिस्तानी घुसपैठ को आगे बढ़ाने लगे, तब एक बार फिर से पाकिस्तानी एजेंसियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इस गड्ढमड्ढ हालत का लाभ उठाना शुरू किया। विदेशों में मौजूद खालिस्तानी संगठनों ने भी इसमें मछली मारना शुरू कर दिया। एक बार फिर से वीना मलिक सरीखे पाकिस्तानियों ने भारत के किसानों के समर्थन में वीडियो ट्वीट डालने शुरू कर दिए। पाकिस्तानी जमाते इस्लामी यूथ के मुखिया ने भी खालिस्तान के समर्थन में ट्वीट किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वीना मलिक है और मैं दुनिया की तवज्जो इस वक्त एक बहुत ही अहम मसले के ऊपर मबजूल कराना चाहती हूँ। हिंदुस्तान इस वक्त थिंक टैंक्स के जरिए से एक इंतहाई गैर तस्दीक शुदा रिपोर्ट को बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड करने में मसरूफ़ है। इस रिपोर्ट का लबे-लुबाब ये है कि हिंदुस्तान में सिखों की आज़ादी की जो तहरीक है खालिस्तान, और उसके लिए जो रेफरेंडम 2020 कराया जा रहा है, उसके पीछे जो ताकत है वो पाकिस्तान है। जाहिर सी बात है, ये जुमला सुनकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि टेरी मिलोस्की की ये जो रिपोर्ट है, इससे हिंदुस्तान के रवैयों की घिन आती है। इस तरह से आग को भड़काने के लिए जरूरी घी की आपूर्ति सुनिश्चित हुई। इस समय तक कॉपी पेस्ट करने वाले दिमाग से पैदल आईटी सेल के रणबांकुरे पाकिस्तानी जाल में बुरी तरह फंसकर अपने ही किसानों पर आग बबूला हो चुके थे। इसके बाद शुरू हुआ फर्जी खालिस्तान घुसपैठ का चौथा चरण। खालिस्तान के नाम से बौखलाए आईटी सेल ने किसानों पर सामूहिक हमला बोल दिया। यह नवंबर महीने की बात है। अब तक किसान दिल्ली की ओर कूच करने का मन बना चुके थे। बड़ी संख्या में आईटी सेल के पदाधिकारियों ने किसान आंदोलन में खालिस्तान की घुसपैठ का दावा किया। इनमें हर्षद प्रजापति का नाम है, जो मेहसाणा गुजरात बीजेपी आईटी सेल के मुखिया हैं। इसमें स्वप्निल कमल रानी वरुण का भी नाम है, जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री थी। इसमें जीनत राणा का भी नाम है, जो कि चंडीगढ़ बीजेपी आईटी सेल के राज्य इकाई के सदस्य हैं। ये तो कुछ एक नाम हैं। इनके अतिरिक्त बड़ी संख्या में अखंड भारत, कट्टर हिंदू, घनघोर सनातन, प्रचंड पंडित टाइप हैंडलों ने भी किसानों को बदनाम करने के लिए अपना सारा बल झोंक दिया। नवंबर के महीने में धीरे धीरे यह दुष्प्रचार सोशल मीडिया से मुख्यधारा मीडिया में आने लगा। तमाम चैनलों ने अब किसानों को बदनाम करने, खालिस्तानी साबित करने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। जी न्यूज़, आज तक, इंडिया टीवी, न्यूज़ 18, न्यूज़ नेशन आदि तमाम खबरिया चैनलों ने बिना किसी पुख्ता सबूत, बिना अपनी जांच पड़ताल के किसानों को खालिस्तानी बताने वाले शो प्रसारित किए। किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी एजेंडा एक्टिवेट हो गया है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या किसानों के बहाने खालिस्तान के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है? आपको दिखाने जा रहे हैं वो ठोस सबूत जिसमें किसान आंदोलन की आड़ में दोबारा खालिस्तान को हवा दी जा रही है। एक बार जब चुनौती चैनलों ने अपने हाथ में ले ली तो सरकार का काम थोड़ा आसान हो गया। लेकिन हमने इसी दौरान देखा कि किसान दिसंबर महीना आते आते दिल्ली की सीमा पर पहुंच गए। यहाँ इन किसानों का सामना उन घोघा बसंत चैनलों के रिपोर्टर्स से हुआ। इसके बाद जो धोबी पछाड़ किसानों ने चैनलों को दी, उसे पूरे देश ने देखा। नहीं, हम नहीं बात करेंगे, आज तक से नहीं करेंगे बात।
राजतंत्र का विरोध हो रहा है यहाँ पे। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी। हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं, आप कहाँ थे? आज यहाँ आ गए हैं तो आप करा रहे हैं ऐसे है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद। लेकिन सरकार में बैठे लोगों की नींद अभी भी नहीं खुली है। उसी का नतीजा हम देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल वो कहानी दोहरा रहे हैं जो असल में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा था। यहाँ एक बात चिंता की है, आईटी सेल वाले राष्ट्रवाद की ओर में हेडलेस चिकन की पूरी फौज खड़ा कर रहे हैं, जो अंततः उनकी तथाकथित देशभक्ति के प्रोजेक्ट को ही चूना लगाकर आसानी से विदेशी दुष्प्रचार का साधन बन गए हैं। आईटी सेल वालों को सोचना होगा कि भक्तों को सिर्फ कॉपी पेस्ट लायक शिक्षित बनाने के कितने गंभीर नतीजे हो सकते हैं। हालांकि पढ़ा लिखा होना भी समझदार होने की गारंटी नहीं है, वरना के वेणुगोपाल जी इस दुष्प्रचार का हिस्सा नहीं बनते। इस तरह की स्टोरीज को आप तक पहुंचाने में काफ़ी समय, शोध और ऊर्जा लगती है, और यह इकलौती रिपोर्ट नहीं है। आप newslaundry.com पर जाइए, वहां आपको इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स मिलेंगी जिनका ताल्लुक आपसे है। इन्हें हमारे रिपोर्टर्स बड़ी मेहनत और मशक्क़त से देश के अलहदा हिस्सों से इकट्ठा करते हैं। हम ये सब कर पा रहे हैं क्योंकि आप इस काम में हमारी मदद करते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री अंबानी अडानी के पैसे से या फिर किसी सरकार के विज्ञापन से नहीं चलता, बल्कि अपने सब्सक्राइबर के दम पर ये रिपोर्ट्स और कहानियाँ आपके सामने लाता है। हमें आपके सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए आपका योगदान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके आप गर्व से कह सकते हैं, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। किसानों के मुद्दे पर विचार के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। ये चारों सदस्य ऐसे हैं जो गाहे बगाहे इन तीनों कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि वो इस कमेटी से कोई बात नहीं करेंगे। सरकार से उनकी मांग और विरोध दोनों जारी रहेगा, लेकिन जी न्यूज़ के दिवालियेपन की कोई सीमा नहीं है। मसलन वह 4 में से एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान का एक पुराना बयान निकाल लाया है, यह साबित करने के लिए कि वो कांग्रेस के समर्थक हैं। हालांकि भूपिंदर सिंह मान ने अब इस कमेटी से हटने का ऐलान किया है। We have always been demanding that there should be a commission comprising of farmers, professionals, economists, and other right-thinking people. So it is also there in this manifesto. In this background, taking all these points into consideration, we have decided that we oppose this communal mongers, communal tension creators. This is harmful for the nation, and economic issues should be there. And we have decided that we will support Congress all over to get this government, Congress government, and to defeat BJP government. लेकिन श्रीमान सुधीर चौधरी जी, जगह जगह सरकार के समर्थन में दिए गए बाकी 3 सदस्यों के बयानों पर आपकी क्या राय है? इनकी गधापचीसी की कोई सीमा नहीं है। मसलन देश में टू मच डेमोक्रेसी है और यह खतरा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जताया था। यह बताने के लिए चौधरी जी ने संविधान जैसी भारी भरकम चीज को कोट किया, वही संविधान जिसकी लगभग हर दिन उनके अपने चैनल पर औसतन 2.5 से 3.5 बार धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ऐसा लगता है कि अम्बेडकर समझ गए थे उसी समय कि देश में भविष्य में क्या होने वाला है। उन्होंने लिखा था, We must hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. It means that we must abandon the method of civil disobedience, non-cooperation and सत्याग्रह। वो कह रहे हैं सत्याग्रह और non-cooperation ये सब चीज़ों को अब हमें छोड़ देना चाहिए, ये अंग्रेजों तक ही सीमित थी। When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was some justification for unconstitutional methods for achieving economic and social objectives. But where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the grammar of anarchy and the soon
सूनर दे आर अबंडन्ड द बेटर फॉर अस। ये लिख कर गए हैं कि इस तरह के आंदोलनों की अब हमारे देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास संविधान आ गया है और हमें संवैधानिक तरीके से चलना चाहिए। ये सारी बातें जो थी, नॉन कोऑपरेशन की बात, सिविल डिसओबीडियंस की बात, सत्याग्रह की बात, ये तब तक ठीक था जब तक हम गुलाम थे और अंग्रेज हम पर अत्याचार कर रहे थे। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है, अगर किसान आंदोलन इसमें अगर परिस्थितियां नहीं बदली तो कहीं भारतीय प्रजातंत्र भी ज्यादा डेमोक्रेसी के चक्कर में अमेरिका के रास्ते पर तो नहीं चल पड़ेगा। फिर भी यह देखकर अच्छा लगा कि चौधरी साहब संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान वो पिच है जिस पर हम इन एंकराओं को लंबे समय से खींच कर लाना चाहते थे। संविधान वो पिच है जिस पर बल्लेबाजी करना अभी आपके बूते के बाहर की बात है। चौधरी साहब, यहाँ हर मुद्दे को स्पिन नहीं दिया जा सकता। यहाँ गेंद सीधी बॉडी लाइन पर आती है और बचने का हुनर न हो तो रिटायर्ड हर्ट होना पड़ता है। जिन बाबा साहेब का संविधान आप बांच रहे हो, उन बाबा साहेब के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) का पाठ खास आपके लिए। अनुच्छेद 19(1)(a) कहता है कि यह संविधान भारत के हर नागरिक को अभिव्यक्ति की और बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, कुछ वाजिब शर्तों के साथ। 19(1)(b) कहता है कि यह संविधान अपने नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करने का अधिकार देता है। चौधरी साहब, संविधान को उसकी समग्रता में पढ़ना होगा, टुकड़ों में नहीं, वरना टू मच हो जाएगा। अब सुधीर जी का जिक्र छिड़ा है तो जान लीजिए कि चौधरी साहब इन दिनों नेपाल के शाही दौरे पर एवरेस्ट की ऊंचाई नाप रहे हैं, लेकिन नेपाल के मीडिया में उनकी लानत मलानत का दौर छिड़ गया है। दरअसल नेपाली मीडिया अतीत में नेपाल के प्रति जी न्यूज़ के रवैये से खफा है। दूसरे नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली द्वारा चौधरी को दी गई विशेष सुविधा से भी वह नाराज है। नेपाली मीडिया का आरोप है कि ओली अपनी सरकार भंग होने के बाद से नेपाल के मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, जबकि विदेशी सुधीर चौधरी को इंटरव्यू दे रहे हैं। नेपाली मीडिया के मुताबिक सुधीर चौधरी की ओली से मुलाकात उसी गुट ने करवाई है जिसने कुछ दिन पहले रॉ के मुखिया सामंत गोयल की मुलाकात ओली से करवाई थी। और जब यह सारी उठापटक जारी थी, उसी दौरान शर्मा जी के लौंडे का कुत्ता फेल हो गया। किसानों ने कमेटी की बजाय सरकार से ही बातचीत करने का बयान दिया तो शर्मा जी का लौंडा निजी तौर पर आहत हो गया और धमकी पर उतारू हो गया। और आज किसान हमारी बात बहुत गौर से सुने, मैं बहुत खुलकर बोलता हूं, किसी को बुरा लगे तो लगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी है तो ये अड़े क्यों हैं? क्या अदालत की भी ये बात नहीं मानेंगे? या अदालत से भी कोई ऊपर है? जब सरकार जिद पर अड़ी थी उस दिन भी हमने कहा था अति मत करो, जल्द रास्ता निकालो। और आज किसानों से मैं कह रहा हूं अब ज्यादा हो रहा है। कोई शर्मा जी के लड़के को समझाओ कि कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में कोई एक्सीडेंट कर बैठे। भारतीय मीडिया के दुर्भाग्य का एक और अध्याय लिखा है अमीश देवगन ने। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ऑफिशियली सेइंग दिस कि हम चाहते हैं कैपिटल हिल रिपोर्ट यहाँ पर रिपीट हो भारत के अंदर। आपने बोला, अभी बोला सुप्रिया जी, आपने अभी बोला, यू सेड इट जस्ट नाउ, आपने अभी बोला कि हम चाहते हैं ऐसा हो जाए 26 जनवरी को। तुम निष्ठा कर रहे हो, तुम गिरे हुए पत्रकार हो। हाँ। और अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया पर कमाल खान ने की है। पूरे देश में बर्ड फ्लू का डर फैला हुआ है। इस डर के चलते पोल्ट्री उद्योग से जुड़े उद्योग और धंधे चौपट हो रहे हैं। रोजाना रेहड़ी पटरी पर अंडे और मुर्गे का रोजगार करने वाले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ऐसे ही एक दुकानदार की दुर्दशा का लेखा जोखा सामने रखा है कमाल खान ने। कितना असर पड़ा कि कितना कारोबार पहले कर लेते थे, अब कितना हो रहा है? 90% कम हो गया है तो कारोबारों को छोड़िए, 10% बचा है, बस उतना ही चल रहा है। 10% में क्या कर लेगा आदमी? 3-4 दिन से ऐसी दुकानदारी। यूपी में पोल्ट्री का बड़ा कारोबार है, इससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। सिर्फ यूपी में करीब 30 लाख मुर्गों की रोजाना खपत होती है। होटल रेस्टोरेंट के अलावा पटरी पे भी इसका बड़ा कारोबार है। महीनों चले लॉकडाउन ने पोल्ट्री कारोबार की कमर तोड़ दी। कारोबार संभला तो अब बर्ड फ्लू आ गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप समझिए कि 75 जिले हैं। हर जिले में
में 200 गाड़ियाँ, हर ज़िले में 200 गाड़ियाँ जाती है। एक गाड़ी में 1500 बेड होता है, 2000 बेड होता है। उसके हिसाब से 30 लाख पूरे उत्तर प्रदेश में इसका खपत है। तो वो खपत में आज की डेट में जो गिरावट है वो 80% आ गई है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।